नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं कि इस मौसम में यानी इस बारिश के मौसम में गर्मी से हम पसीने से लथपथ हो रहे हैं। तो ऐसा ये मौसम है, यही हालत है दिल्ली में भी और यही हालत है महाराष्ट्र में। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इनका जो विषय चल रहा है, इनके पीछे जो ईडी लगी हुई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो इस ईडी ने, इनके जो वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया था पिछले हफ्ते, उससे स्पष्ट था कि उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला और सुप्रीम कोर्ट से कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली। तब से ये अनिल देशमुख भागते फिर रहे हैं और उन्हें एक चौथा समन भी भेजा गया, जो कि उसके बाद भी वो ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, न्यायालय भी यही देखते हैं कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हिसाब से वो तय करते हैं। उनके पत्नी को भी कुछ तो एक समन जा चुके हैं और उनके जो दोनों बेटे हैं उनको भी 2-3 समन जा चुके हैं, लेकिन इसमें से कोई भी हाजिर नहीं हो रहा ईडी के दफ्तर में और ना ही वो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट कर रहे हैं, ना ही वो कोर्ट में आ रहे हैं, उनके वकीलों के थ्रू वो कोर्ट में अपीयर होते हैं और ना ही वो अवेलेबल है कहीं पर। यानी ईडी ने जितने छापे मारे हैं वो कहीं पर नहीं मिले, ईडी लगातार उनको ढूंढ रही है। अब देखिए, ये विषय को समझने के लिए आपको इसका पूरा जो बैकग्राउंड है वो समझना पड़ेगा कि जब सचिन वाजे का अरेस्ट हुआ था एंटीलिया के जिलेटिन के केस में, जो अंबानी के एंटीलिया के घर के बाहर, एंटीलिया वाले घर के बाहर मुंबई के, वो जो उन्होंने प्लांट किया था, जब उनकी अरेस्ट हो गई तो उनका जो राजनीतिक संबंध था जिसकी पार्टी से, वो कनेक्शन तो उजागर हो जाए। यानी क्योंकि वो जब सस्पेंड थे और डिसमिस थे तो वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता रह चुके थे और किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, राजनीतिक दल के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो जब तक कि वो कुछ कनेक्शन उजागर हो पाए और उस पार्टी के कुछ लोग उसके इंस्ट्रक्शन पे किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, ये कुछ भी उजागर हो पाए, उसके पहले ही परमबीर सिंह ने ये लेटर बॉम्ब तोड़ दिया। यानी कि उन्होंने जो लेटर लिखा था मुख्यमंत्री कार्यालय को, वो या तो उन्होंने लीक किया या मुख्यमंत्री कार्यालय से वो लीक हुआ और उसके बाद अ, ये जो अनिल देशमुख हैं पूर्व गृह मंत्री, के विषय में ये चालू हो गया कि ये 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं महाराष्ट्र अधिकारियों के द्वारा, ये करवा रहे हैं। यानी पूरा अटेंशन जो है वो मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, सभी का हो और सभी राजनीतिक दलों का उस तरफ डाइवर्ट हो गया या कर दिया गया, जैसे आप समझे। तो ऐसे हालात में जब वो अपना राजीनामा नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, राजीनामा दिया। लेकिन ये सब होते होते देखिए, उन्होंने एक और लेटर लिख दिया था सचिन वाजे ने एनआई कोर्ट को, जिसमें उन्होंने शिवसेना के एक नेता का भी नाम डाल दिया और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली शरद पवार का भी नाम डाल दिया कि अनिल देशमुख ऐसे मांग रहे हैं कि हमारे बॉस नाराज हैं, 2 करोड़ रुपए उनको देने पड़ेंगे। ऐसा उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया है एनआई कोर्ट को। तो जब ये पूरे व्यवहार के अंदर सीबीआई आई, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया हाईकोर्ट के आदेश के बाद। उन्होंने पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया और उसके बाद जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ये सब लफड़ा दिखा तो उन्होंने ईडी को ऑफिशियली इस मैटर में बुलाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ऐसे हालात में ईडी इन्वेस्टिगेशन करे जा रही है कि कई सारे जो है दूसरे प्रदेशों में, प्रांतों में काफी सारी संपत्ति मिली है, कंपनियां मिली है, शेयर कंपनी मिली है और काफी सारा व्यवहार मिला है। अब ईडी जो है वो इन्हें लगातार ढूंढ रही है। कल सुबह भी इन्होंने एक नागपुर को, जो हाईवे है नागपुर को जाने वाला, उस पर उनकी कोई टॉल होटल वगैरह कुछ तो है, वहां पर भी उन्होंने छापा मारा। अब ये छापेमारी लगातार चालू है। उन्हें कुछ दस्तावेज मिले, कुछ ऐसी सब जानकारी मिली है सूत्रों से और इस सब विषय में ईडी का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वो अनिल देशमुख को लगातार ढूंढ रही है, अनिल देशमुख और उसके परिवार का तलाश जारी है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सीधी सीधी बात है कि अनिल देशमुख और उनका जो परिवार है वो वैसे ही अंडरग्राउंड गए नहीं है। उन्हें अब गारंटी हो चुकी है कि उनके जो पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी जो अरेस्ट हो चुके हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उस बिना पर
ईडी इन्हें ढूंढ रही है और ऐसी काफी सारी संपत्ति मिल चुकी है जिसका उनके पास जॉब नहीं है। अगर वो इतने ईमानदार थे और उनका सब कुछ क्लियर था तो उन्हें अंडरग्राउंड जाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा सीधा ईडी के दफ्तर चले जाते, उनके ऑफिस चले जाते और जो जो सवाल है उनका सही सही जवाब देकर के विषय क्लियर हो जाता और ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। उनको ना हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ती, ना सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती। तो इससे ये पूरी जो वाकयात चल रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उससे स्पष्ट जाहिर है, साफ दिख रहा है कि दाल काली नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर चल रही है। बहरहाल इस राजनीति के चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक अच्छी जानकारी दे दें कि ईडी ने इस पूरे विषय का अभ्यास करके और सब कुछ उनकी स्ट्रेटेजी वो लोग फाइनल कर चुके हैं। और हमें जो सूत्रों से पूरी पूरी जानकारी मिल रही है कि वो लोग अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो फाइनल कर चुके हैं और आगे क्या एक्शन लेनी है, किस तरह से एक्शन लेनी है, ये सब कुछ वो टोटली फाइनल कर चुके हैं। इसकी अभी हम आपको जानकारी अच्छे रूप में और सही तरीके से देंगे। कानून अपने आप में अपना काम करता है और इस तरह से बनाया गया कानून है कि जो कहते हैं कि अदालत से भले 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से कानून की एक दूसरी बाजू भी है कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते, हाजिर नहीं होते, उनके लिए भी ऐसी कई चीजें कानून के अंदर है, प्रोविजंस हैं, जिसका यूज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। और हमें जो सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कुछ इस तरह है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें ईडी जिस तरह से छापेमारी कर रही है, आखिर में यानी हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, हमें जो जानकारी मिल रही है वो हिसाब से आने वाले कुछ ही दिनों में ईडी जितने छापे मार सकती है, जहां जहां ढूंढ सकती है और उनका लोकेशन तलाश कर सकती है, उतना वो करेंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में वो लोग, उन्होंने जितना इन्वेस्टिगेशन किया है उसका एक इंटरिम रिपोर्ट से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कह सकते हैं, टेम्पररी चार्जशीट कह सकते हैं, वो एनआई कोर्ट के सामने या सॉरी ईडी कोर्ट के स्पेशल कोर्ट के सामने वो फाइल कर देंगे। और उसके बाद कोर्ट से वो दरख्वास्त लगाएंगे कि अभी ये मिल नहीं रहे हैं, आप फिलहाल इसके ऊपर समन इशू करें और ट्रायल को चालू करें। तो अगर अनिल देशमुख कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उनकी कस्टडी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, ये सिर्फ एक टेम्पररी चार्जशीट फाइल किया गया है, पार्ट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, उस बेसिस पर वो कस्टडी उनकी ले सकते हैं। और अगर उसके बाद भी वो नहीं आते हैं तो वो कोर्ट को अर्जी देंगे 2-4 तारीखों के बाद में, 8-10 तारीखों के बाद में, कि उन्हें एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाए और उनकी पूरी जितनी संपत्ति और जितनी कंपनियां और जितने अकाउंट है वो सब फ्रीज किए जाए जब तक कि वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते। यानी आखिर में इस अनिल देशमुख को, वो जहां कहीं हो, भारत में हो, भारत के बाहर हो, जो भी हो, उन्हें आखिर में ही हैज टू फेस द लॉ। उन्होंने कानून का, यहाँ के प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर का सामना करना ही है। इस तरह की सिस्टम हमारे पास भारत में उपलब्ध है। अब देखना यह है कि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो इसमें ईडी कब तक इस आखिरी स्टेप पे पहुंचेगी कि वो एक सप्लीमेंट्री या एडिटरिम, जो जिसे कहा जाता है कि चार्जशीट की अब तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उतने चार्जेस हम फाइल करते हैं और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अक्यूज्ड के हमारे पास हाजिर होने के बाद में आगे की रिपोर्ट हम फाइल करेंगे। यानी एक टेम्पररी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की वो फाइल की जा सकती है। जिस तरह से सप्लीमेंट्री का कोई प्रोविजन नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट है, उसी तरह से ये भी एक प्रोसीजर ईडी के पास अवेलेबल है। उनके लीगल एक्सपर्ट जरूर ये जानते होंगे कि टेम्पररी रिपोर्ट फाइल की जा सकती है ऑफ पार्ट कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से ये पूरी संभावना है कि शायद अनिल देशमुख कोर्ट का समन निकलने के बाद ट्रायल के लिए वो कोर्ट में हाजिर हो जाए और वहां पर आके बेल लेने की कोशिश करे, जिसको कि ईडी तो विरोध करेगी पुरजोर तरीके से, लेकिन कोर्ट भी उनके बेल को किसी तरह से ज्यादा एंटरटेन करने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरिम या टेम्पररी चार्जशीट है। कंप्लीट चार्जशीट तो तभी फाइल हो पाएगी, फुल्ली जो चार्जेस हैं वो तभी फाइल हो पाएंगे जबकि पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके कस्टडी की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी ईडी
सुप्रीम कोर्ट में भी बता चुकी है, हाई कोर्ट में भी बता चुकी है, और इसके बाद शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा बचने का। कानून को उन्हें जरूर फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून को नहीं फेस करते हैं तो वो कब तक बच पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके जो बड़े नेता है, और ये खुद भी नहीं चाहते होंगे कि वो ईडी की कस्टडी में जाए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन इनके दिखाई दिए होंगे राजनीतिक नेताओं के साथ, इनके बड़े नेताओं के साथ, तो उसका इनके पास जवाब नहीं होगा। इन्होंने खुद से ये सब वसूली करके उन्हें पहुंचाया है, या उनके मांगने पर उनको जो भी पैसे है वो दिए है, क्योंकि ईडी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे साफ है और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इनके नेताओं के साथ भी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन रहे हैं, और इतनी सारी जो उन्होंने शेल कंपनीज इत्यादि खोल के रखे थे, तो वो हिसाब से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कुछ ट्रस्ट वगैरह भी जिसके थ्रू ये पैसा डाइवर्ट करते थे, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। तो आप सभी लोग हमें अपने कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस विषय में आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सख्त कार्रवाई ईडी तुरंत करेगी, जल्द से जल्द करेगी, और उन्हें कानून को फेस करने की पोजीशन में लेकर के आएगी। आपकी राय इस विषय में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, और आपको किसी और विषय पर कुछ और जानकारी की जरूरत हो तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो रिक्वेस्ट है या आपकी जो भी डिमांड है वो आप लिख सकते हैं, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में नीचे बेल का एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे इन वीडियोस की सही सही समय पर जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी को सही समय पर तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।